किसी भी बड़ी परीक्षा की तैयारी करना मतलब एक लंबी यात्रा की तरह होता है। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा। सही कहा। और अगर हम CTET 2026 की बात करें, तो इसकी जो मंजिल है वो है 6 सितंबर 2026। जो कि परीक्षा की तारीख है। हाँ, लेकिन अगर आवेदन ही ठीक से नहीं किया गया, तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मतलब बिना टिकट के किसी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ लाना। अरे बिल्कुल। और बिना टिकट के तो सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। वही तो। इसीलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा मिशन यही है कि इस पूरी प्रक्रिया की जो बारीकियां हैं ना, उन्हें डिकोड किया जाए। और ये डिकोडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आवेदन की आखिरी तारीख मतलब जो डेडलाइन है वो 10 जून 2026 तय की गई है। 10 जून मतलब समय बहुत ही कम बचा है। हाँ, समय तेजी से घट रहा है और अक्सर छोटी सी तकनीकी चूक भी ना पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बिल्कुल। 10 जून की डेडलाइन तो समझ आती है, लेकिन जो स्रोतों में पात्रता के नियम दिए गए हैं वो मुझे थोड़ा हैरान करने वाले लगे। अच्छा, वो कैसे? मतलब देखो, पेपर 1 मुख्य रूप से DLED वालों के लिए है और पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन के साथ DLED या BEd चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, ये तो सामान्य नियम है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि जो छात्र अभी सिर्फ एनरोल्ड हैं, मतलब जिनका सिर्फ नामांकन हुआ है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ये नियम काफी दिलचस्प है। मुझे तो ये थोड़ा अव्यवहारिक लगा। मतलब कोर्स के पहले ही दिन से परीक्षा क्लियर करने का दबाव, ये तो बहुत ज्यादा है। पहली नजर में ये एक भारी दबाव लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो असल में ये करियर प्लानिंग के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब मैं तो इसे सिर्फ स्ट्रेस की तरह देख रहा था। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, डिग्री पूरी होने के बाद अचानक से नौकरी खोजने का एक भारी दबाव आ जाता है। हाँ, वो तो है। सब पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है। बिल्कुल। तो ये जो नियम है ना, ये छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान ही खुद को परखने का मौका देता है। मतलब एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है। सही कहा। और इससे वे डिग्री खत्म होते ही सीधे नौकरी के लिए आवेदन करने के योग्य बन जाते हैं, जो लंबी अवधि में उनके मानसिक तनाव को काफी कम करता है। ओह, ये नजरिया तो वाकई दिलचस्प है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर कोई छात्र अभी सिर्फ एनरोल्ड हुआ है, तो उसके पास फाइनल मार्कशीट तो होगी नहीं ना। हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर वो बेचारा आवेदन कैसे करेगा? दस्तावेज कहाँ से लाएगा? यहीं पर जो दस्तावेजों की सूची दी गई है वो स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। अच्छा, उसमें क्या बताया गया? फॉर्म भरने के लिए जो अनिवार्य चीजें हैं वो केवल फोटो, हस्ताक्षर और 10वीं की मार्कशीट हैं। बस इतना ही? और BEd या DLED की मार्कशीट का क्या? वो केवल तभी देनी है यदि वो उपलब्ध हो। ओहो, मतलब ये प्रावधान तो सीधे तौर पर उन नामांकित छात्रों की समस्या को ही सुलझा देता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज बहुत जरूरी है, एक चालू मोबाइल नंबर। हाँ, आजकल तो हर जगह OTP का ही जमाना है। सही कहा। पूरी प्रक्रिया OTP सत्यापन पर निर्भर करती है, तो नंबर एक्टिव होना चाहिए। लेकिन फॉर्म भरते समय तकनीकी उलझनें भी तो बहुत आती हैं, खास तौर पर अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें जहां इंटरनेट का इतना एक्सेस नहीं है। इसी वजह से स्रोतों में स्थानीय सहायता के विकल्पों का भी खास तौर पर जिक्र किया गया है। जैसे कि कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, उदाहरण के लिए कटिहार के कोलासी में नवोदय विद्यालय के पास एक संदलपुर डिजिटल सर्विसेज हैं। उनका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, 700040681883। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ, ऐसे जो स्थानीय डिजिटल केंद्र होते हैं ना, वो उन उम्मीदवारों के लिए बिल्कुल जीवन रेखा बन जाते हैं जो फॉर्म की तकनीकी बारीकियों में उलझ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तकनीकी मदद तो ठीक है, लेकिन फॉर्म में एक ऐसी चीज है जहां मतलब कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के चयन की। मुझे लगता है कि ये किसी मैराथन दौड़ में सही जूते चुनने जैसा है। बहुत ही बेहतरीन उपमा दी है आपने। है ना? क्योंकि अगर जूते गलत हुए तो दौड़ना नामुमकिन हो जाएगा, चाहे धावक कितना भी कुशल क्यों ना हो। मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। भाषा का चुनाव जो है वो केवल एक औपचारिकता नहीं है फॉर्म में टिक लगाने के लिए। तो फिर ये क्या है? ये असल में पूरी स्कोरिंग रणनीति का आधार है। उम्मीदवार जिस भाषा के व्याकरण और शिक्षण विधियों में सबसे ज्यादा सहज होते हैं, वही उनका सफलता का ग्राफ तय करता है। मतलब जिसमें आपकी पकड़ मजबूत हो वही चुननी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, लैंग्वेज 1 आमतौर पर निर्देश की भाषा होती है,
जिसका स्तर थोड़ा सा कठिन होता है। अच्छा, और लैंग्वेज 2 का क्या सीन है? लैंग्वेज 2 को दूसरी भाषा के तौर पर परखा जाता है, तो उसका स्तर थोड़ा अलग होता है। मतलब अपनी ताकत को पहचाने बिना अगर इन्हें चुन लिया तो स्कोर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। 100%। इसीलिए बहुत सोच समझकर इसका चुनाव करना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 10 जून की डेडलाइन से पहले सिर्फ फॉर्म भरना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक ठोस रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा। बिल्कुल, चाहे वो एनरोल होने का फायदा उठाना हो या फिर सही दस्तावेज जुटाने हो, या फिर भाषा के एकदम सटीक चुनाव करना हो। हाँ, क्योंकि इसी सही रणनीति से ही 6 सितंबर की जो परीक्षा है उसकी मजबूत नींव रखी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी पूरी चर्चा से मेरे जहन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। वो क्या? देखिए, अगर भविष्य के शिक्षकों को महज एक आवेदन के स्तर पर ही अपनी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का इतने ध्यान और इतनी बारीकी से चयन करना पड़ता है, हाँ, सही बात है। तो जरा सोचिए, जब ये शिक्षक असल क्लासरूम में पढ़ाने जाएंगे तो उन्हें रोजाना कितनी अलग-अलग भाषाई विविधताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो है। मतलब ये एक ऐसा विचार है जो सिर्फ परीक्षा के सिलेबस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसे कहीं आगे की बात करता है।